Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. करेंगे सिट्रस को। देखिए सिट्रस जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है इंडिया की आफ्टर मैंगो एंड बनाना। देखिए अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में जो है मैंगो सबसे आगे है, देन जो है बनाना है और देन सिट्रस है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जो है बनाना सबसे आगे है, देन मैंगो है और देन सिट्रस है। ठीक है, सिट्रस जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18, इसका क्रोमोसोम नंबर है। ये रूटेसी फैमिली को बिलोंग करता है और एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और जो उसका फ्रूट होता है वो एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब होता है जो आफ्टर हार्वेस्टिंग अपनी राइपनिंग प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उन फ्रूट्स को कहा जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, तो जो इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है सिट्रस में वो होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और इसमें देखिए सिट्रस में जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो खुद को जो है फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द डिसेबिलिटी ऑफ द फ्लावर टू फर्टिलाइज इटसेल्फ, उसे कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसा नहीं होता है कि वो जो पॉलन होता है वो स्टेराइल होता है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो डिसफंक्शनल होता है, नहीं। इसके कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि जो फ्लावर होता है उसमें फॉर एग्जांपल देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जो है एक सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, एक डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसकी मैच्योरिटी फेज पहले आ जाती है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी मैच्योरिटी फेज पहले आ जाती है। तो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस क्या है वो जो है डिसेबल होते हैं एक अपने ही ओन फ्लावर को फर्टिलाइज करने के लिए। देखिए अगर ये पॉलन जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है या दूसरे फ्लावर में जाता है तो उसे फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पॉलन इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है तो वो इसे फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सॉरी, ओके। देखिए अगर इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है हेस्पेरिडियम। ठीक है, हेस्पेरिडियम इसका फ्रूट टाइप होता है और इसका एडिबल पोर्शन होता है जूसी प्लेसेंटा। अगर इसकी बात करें, देखिए इसमें एक जो अरोमा होता है, जो स्मेल आती है सिट्रस में, वो ये हेस्पेरिडिन के कारण जो है इसमें वो अरोमा होता है। ठीक है, देखिए अगर इसकी ओरिजिन सेंटर की बात की जाए तो जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है और ये वेरी करता है सिट्रस के जो डिफरेंट ग्रुप हैं। जैसे अगर लाइम की बात करें तो लाइम का ओरिजिन सेंटर जो है वो इंडिया है, तो ये वहां से भी वेरी करता है। लेकिन जो रीजन है वो यही है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन से इसे ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जो सिट्रस है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, रिच सोर्स होता है 39% अराउंड इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है और एक एवरग्रीन प्लांट है। ठीक है, एवरग्रीन मतलब अपनी लीव्स को शेड नहीं करता है थ्रू आउट द ईयर। चलिए इसके जो एरिया एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेमन का, ठीक है, लाइम का, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया लाइम एंड सिट्रस लेमन जो है ये लेमन। ठीक है, इसका अगर ग्लोबल सिनेरियो दिया जाए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो 10% इसका ग्लोबल सिनेरियो है, 10% इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इंडिया में बात की जाए तो 28% है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। मैंडरिन की बात की जाए, सिट्रस रेटिकुलाटा जो है 13% जो है ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन इंडिया में जो है मैंडरिन सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है सिट्रस के चारों ग्रुप में से 44% अराउंड। देखिए जो ये डेटा है ये नाबार्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नाबार्ड के अकॉर्डिंग जो डेटा है ये आपको दिया जा रहा है। देखिए स्वीट ऑरेंज की बात करें, सिट्रस साइनेंसिस जो है वर्ल्ड लेवल पे 71% है, सबसे ज्यादा है जो, और अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो 18% है यहाँ पे। ठीक है, अदर्स जो है 6% वर्ल्ड लेवल पे है और 10% नेशनल लेवल पे है। देखिए अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो जो लीडिंग है, सबसे ज्यादा जो है ग्रुप वो है स्वीट ऑरेंज का, सिट्रस साइनेंसिस का। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में मैंडरिन है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे स्वीट ऑरेंज और इंडिया में मैंडरिन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिट्रस की मेजर स्पीसीज की। देखिए इसके जो ग्रुप्स हैं, देखिए एसिड ग्रुप की अगर हम बात करें जिसमें लाइम और लेमन है। ठीक है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और सिट्रस लेमन। मैंडरिन की बात करें तो सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। और ऑरेंज की बात करें, ठीक है, स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस। और ग्रेप फ्रूट जिसमें जो है पिमुलो सिट्रस ग्रैंडिस जिसे इसमें कैटेगराइज किया गया है।
तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली हम इन 3 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, एसिड को, मैंड्रिन को, ऑरेंज को। तो उससे पहले जो है हम इसके एरिया एंड प्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए एरिया एंड प्रोडक्शन, अगर लाइम और लेमन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इसका एरिया सबसे ज्यादा है, फिर उड़ीसा में है, फिर महाराष्ट्र में है। देखिए जो डेटा है ये 2016 और 17 का डेटा है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए कि पहले जो है कौन सा स्टेट था या अब कौन सा है। तो ये एक न्यू डेटा है अभी तक का, जो मतलब 2016-17 का, ठीक है। उसके बाद अगर कोई न्यू डेटा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। मैं आपको हर जो क्रॉप है उसमें अपडेटेड डेटा दे रही हूँ, ठीक है। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें, देखिए आंध्र प्रदेश इसमें प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग स्टेट है, देन तेलंगाना स्टेट है, एंड देन कर्नाटक है। प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो कर्नाटक आगे है, एंड देन आंध्र प्रदेश, एंड देन तेलंगाना आगे है। देखिए जो कर्नाटक की प्रोडक्टिविटी है 27.72 मिलियन टन है, तो ये जो है इस प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे है। देखिए मैंड्रिन की बात करें, मैंड्रिन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका एरिया है, देन है महाराष्ट्र में, एंड देन पंजाब में इसका सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक है। प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, देन पंजाब है, एंड देन महाराष्ट्र। देखिए प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो कर्नाटक की सबसे ज्यादा है, देन पंजाब की है, एंड देन राजस्थान की। देखिए जो कर्नाटक की प्रोडक्टिविटी है वो 23.18 है और पंजाब की है 23.15। तो पॉइंट का डिफरेंस है कर्नाटक और पंजाब में, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है पंजाब जो है कर्नाटक को ओवरकम कर ले, पर फॉर नाउ जो है कर्नाटक आगे चल रहा है विथ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। देखिए 18.18 से आगे चल रहा है और इसका 1.15 है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। राजस्थान की अप्रॉक्स 19.16 है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पर मिलियन टन, जो हेक्टेयर पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात स्वीट ऑरेंज की। देखिए स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस जो है इसका आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है, देन तेलंगाना स्टेट में है, देन महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर तेलंगाना स्टेट में, एंड देन महाराष्ट्र में। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, देखिए प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, देन तमिलनाडु में है, एंड देन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो प्रोडक्टिविटी है वो 25 जो है मिलियन टन पर हेक्टेयर है। देखिए ये था इसका प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन जो इंडिया में इसे प्रोड्यूस और जो इसकी प्रोडक्टिविटी है इंडिया में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट की। देखिए क्लाइमेट जो सिट्रस होता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही कंडीशन में ग्रो कर जाता है, लेकिन अगर बेस्ट सूटेड जो कंडीशन कहेंगे तो सब ट्रॉपिकल जो कंडीशंस होती हैं बेस्ट सूटेड होती हैं सिट्रस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द सिट्रस क्रॉप जो है वो 13 to 37 डिग्री सेल्सियस के जो एक एवरेज रेंज है टेम्परेचर की उसमें ग्रो कर जाती हैं, लेकिन ये वेरी कर जाता है क्रॉप टू क्रॉप। अगर मैं लाइम की बात करूं तो लाइम के लिए चाहिए होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैंड्रिन की बात करूं तो मैंड्रिन के लिए जो है 10 to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, एक दो जो है ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए अगर इसके रेनफॉल की बात की जाए तो 1500 से 2500, 1500 mm to 2500 जो है इसके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 500 to 1500 मीटर मेन सी लेवल के लिए, ठीक है। पर ये वेराइटी टू वेराइटी भी डिफर करता है। देखिए अगर कुछ वेराइटीज हैं जैसे दार्जिलिंग मैंड्रिन और खासी मैंड्रिन तो ये अप टू 2000 मीटर जो है फ्रॉम मेन सी लेवल तक की ग्रो की जाती है, ठीक है। तो ये जो सिट्रस है वो फ्रॉस्ट के लिए और हाई ह्यूमिडिटी के लिए सेंसिटिव होता है। हाई ह्यूमिडिटी और फ्रॉस्ट जो है सिट्रस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही इंजूरियस होता है। तो ये थी इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल में। देखिए जो सिट्रस है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो किया जाता है, फ्रॉम सैंडी लोम टू एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो होता है, बट सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, ठीक है। वाटर स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम जो है सॉइल में नहीं होनी चाहिए। वाटर स्टैग्नेशन, ठीक है, वाटर लॉग कंडीशन जो है सिट्रस के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, हाई ऑर्गेनिक मैटर, अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में होना चाहिए। देखिए जो रेंज है पीएच की, जो आइडल पीएच जो बोलते हैं सिट्रस के लिए 5.5 to 7.5 है। 5.5 to 7.5 इसका आइडल पीएच है। मोस्ट ऑफ द सिट्रस क्रॉप जो है ये जो है उनके लिए आइडल पीएच है। बट अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो सिट्रस क्रॉप्स हैं 4 to जो है 9 जो पीएच है उसके अंदर ग्रो कर जाती है, ठीक है। 4 to 9 जो है इसका
पीएच का रेंज है, ठीक है। फिर ये क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है। देखिए अगर मैं लाइम की बात करूं तो लाइम के लिए चाहिए होता है 6.5 to 7 पीएच, ठीक है। मैंड्रिन के लिए चाहिए होता है 5.5 to 6.5। तो मैंने आपको बताया, ये चीजें ध्यान में रखिए, आइडल पीएच अलग होता है और एक रेंज जो है वो अलग होती है, ठीक है। तो रेंज इसकी 4 to 9 है। और सॉइल डेप्थ जो है 1 to 2 मीटर की जो सॉइल डेप्थ होती है वो सुटेबल होती है सिट्रस के लिए। देखिए जो कैल्सीरियस सॉइल होती है और जिसमें हाई कैल्शियम कार्बोनेट जिस सॉइल में होता है वहां पे वो जो है ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हाई कैल्शियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन जो सॉइल में है वो नहीं होना चाहिए। और एज आई टोल्ड यू, वाटरलॉक कंडीशन जो है सॉइल में, वाटरलॉक कंडीशन की सिचुएशन जो है या वाटरलॉक के लिए प्रोन सॉइल जो है वो सॉइल जो है सुटेबल नहीं होती है सिट्रस के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ पे बात करेंगे प्लांटिंग की। देखिए जो प्लांटिंग है वो जून अगस्त में की जाती है, मेनली जून अगस्त में, पर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर जाती है। जैसे मैंड्रिन के लिए देखें तो नवंबर दिसंबर में की जाती है, ठीक है। स्वीट ऑरेंज के लिए देखें तो जुलाई और सितंबर में जो है स्वीट ऑरेंज के लिए की जाती है। और लाइम की बात करूं तो जून और सितंबर में जो है लाइम के लिए की जाती है, ठीक है। अगर देखिए जो सिट्रस है वो 6 to 8 मंथ लेता है मैच्योर होने में, ठीक है। फ्लावरिंग टू फ्रूट राइपनिंग के लिए जो है वो 6 to 8 मंथ का टाइम लेता है, सम टाइम अप टू 9 मंथ भी जो है वो मैच्योर होता है। देखिए प्लांट स्पेसिंग की बात की जाए तो मैंड्रिन के लिए जो प्लांट स्पेसिंग है, नॉर्मल जो प्लांट स्पेसिंग है वो 6 मीटर इंटू 6 मीटर रखी जाती है। और इसकी अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात करूं तो 277 जो प्लांट है पर हेक्टेयर, प्लांट पॉपुलेशन जो है विद दिस स्पेसिंग जो है इसमें अकर करते हैं, इसमें लगाए जाते हैं 277 प्लांट, ठीक है। अगर स्वीट ऑरेंज की बात करूं तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर और 5.5 इंटू 5.5 मीटर जो है इसकी स्पेसिंग है। अगर 5 इंटू 5 में बात करूं तो 400 प्लांट्स जो है पर हेक्टेयर आते हैं। और 5.5 की बात करूं तो 330 प्लांट्स जो है पर हेक्टेयर आते हैं, प्लांट पॉपुलेशन जो इसकी है। अगर लाइम और लेमन की बात की जाए तो 6 इंटू 6 मीटर और 5 इंटू 5 मीटर में देखिए 6 इंटू 6 में आते हैं 277 प्लांट पर हेक्टेयर। और अगर मैं 5 इंटू 5 की करूं तो 5 इंटू 5 में 400 प्लांट जो है पर हेक्टेयर आते हैं। देखिए जो ये स्पेसिंग है ये नॉर्मल स्पेसिंग है, पर सम टाइम अगर लाइट सॉइल कंडीशंस होती हैं, लाइट सॉइल होती है तो उसमें स्पेसिंग जो है 4.5 मीटर इंटू 4.5 ली जाती है या 5 मीटर इंटू 5 मीटर ली जाती है। तो जो स्पेसिंग है वो सॉइल के कारण भी जो है वेरी करती है और समटाइम क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, ठीक है। तो सॉइल फैक्टर और क्रॉप के फैक्टर दोनों को ध्यान में रख के जो है स्पेसिंग, रेकमेंडेड स्पेसिंग को जो है डिसाइड किया जाता है। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए यहाँ बात करेंगे प्लांटिंग मटेरियल की। देखिए जो प्लांटिंग मटेरियल है जो इसमें यूज किया जाता है, देखिए सीड्स यूज किए जाते हैं। देखिए सीड्स क्यों यूज किए जाते हैं? ड्यू टू पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी जो है सिट्रस सीड में पाई जाती है, मतलब एक सीड से जो है काफी प्लांट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, इसलिए जो है सीडलिंग्स मेथड को भी इसमें कंसीडर किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जो एक सीड्स है वो 3 to 4 वीक्स लेता है जर्मिनेट होने में और उसके बाद जो है सीडलिंग्स रेडी किए जाते हैं प्लांटिंग के लिए। देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो टी बडिंग। देखिए टी बडिंग जो मेथड है वो ग्राफ्टिंग टेक्निक है, ठीक है, जो की जाती है जब रूट स्टॉक जो होते हैं एक्टिव ग्रोथ में होते हैं, एक्टिव ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, तब टी बडिंग को यूज किया जाता है। देखिए टी बडिंग बेसिकली क्यों की जाती है? जब हमको जो है ट्रेड्स डेवलप करने होते हैं, डिजायरेबल ट्रेड्स को डेवलप करना होता है एक प्लांट में, तब हम जो है ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करते हैं। देखिए और इसमें सिट्रस में टी बडिंग यूज की जाती है। देखिए टी बडिंग में क्या होता है कि एक प्लांट से जो है डिजीज फ्री प्लांट से जो है बर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बर्ड को सिलेक्ट किया जाता है और उस बर्ड को जो है रूट स्टॉक में लगाया जाता है। ठीक है, रूट स्टॉक, जो भी रूट स्टॉक हमको, जैसे सिट्रस में जो है ट्राइफोलिएट हो गया, देखिए ये ट्राइफोलिएट, रेड लेमन, इन रूट स्टॉक को हाईली प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो इन रूट स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है जब ये एक्टिवली ग्रोइंग रहते हैं, एक्टिव ग्रोथ पीरियड में रहते हैं, उस टाइम पे सिलेक्ट किया जाता है। जो सिलेक्टेड बर्ड होती है उसे एक इन्वर्टेड टी जो है, इन्वर्टेड टी इंसेशन जो है प्लांट में बनाया जाता है और इस प्लेस में जो है इस बर्ड को लगाया जाता है। ठीक है, इस प्लेस में इस बर्ड को लगाया जाता है, उसके बाद जो है इसे टाई कर दिया जाता है और जब हीलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है, इस टाई जो ये प्लास्टिक जो इसमें लगाया होता है, टेप जो इसमें लगाया होता है, ग्राफ्टिंग टेप, उसे रिमूव कर दिया जाता है और ये फिर उसमें एक जो सारे ट्रेड्स हैं, जो सारी डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, इस प्लांट में डेवलप करते हैं। इस प्लांट में फिर ये एक एज अ वन इंडिविजुअल ये ग्रो करता है। तो ये है
टी बडिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डवुड कटिंग। देखिए हार्डवुड कटिंग प्रीवियस जो हमने टॉपिक जो डिस्कस करा था ग्रेप, उसमें भी हमने पढ़ा था हार्डवुड कटिंग। देखिए हार्डवुड कटिंग में जो है एक शूट, मैच्योर शूट को सेलेक्ट किया जाता है, ना वो ज्यादा यंग होना चाहिए ना वो ज्यादा ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। एक एवरेज जो टाइम होता है लाइक 2 to 3 ईयर्स का या 3 to 4 ईयर्स का। देखिए यहाँ पे जो सिट्रस की बात करें तो सिट्रस 3 ईयर्स से जो है 3 और 4 ईयर्स से या समटाइम 5 ईयर्स से जो है बेयरिंग करना स्टार्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हार्डवुड कटिंग को जो है सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो है रूटिंग हार्मोन्स को, जैसे आईबीए को अप्लाई किया जाता है और फिर में प्लांटिंग के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये है हार्डवुड कटिंग जो सिट्रस में प्रैक्टिस की जाती है। अगर नेक्स्ट बात करूं देखो लेयरिंग की। देखो लेयरिंग क्या होता है कि शूट इज फास्टन डाउन टू फॉर्म रूट्स। जब शूट को जो है फोर्स किया जाता है या उसे उसकी प्रोसेस को जो है फास्टन किया जाता है टू परफॉर्म रूट्स जो है, बट तब किया जाता है जब वो स्टिल अटैच होती है पेरेंट प्लांट से, ठीक है। उसे अलग नहीं किया जाता है। देखिए ये रही पिक्चर, ये एयर लेयरिंग की पिक्चर है। एयर लेयरिंग जो है सिट्रस में प्रैक्टिस की जाती है और एक और क्रॉप है जिसमें ये प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज लीची। लीची में भी जो है एयर लेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए एयर लेयरिंग नाम से पता चल रहा है कि जिसमें क्या है लैंड का जिसमें जो कोई रोल नहीं है। जैसे हम बात करें कटिंग की, टी बडिंग की, तो इसमें क्या है प्लांट पार्ट को क्या है डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। दो, अगर हम टी बडिंग की बात करें तो इसमें 2 डिफरेंट प्लांट से बड को लिया जाता है और एक से रूट स्टॉक को लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो है किस पेरेंट प्लांट से जो है शूट को डिटैच नहीं किया जाता है, ठीक है। प्लांट में ही जो है बाक वाले पोर्शन को रिमूव किया जाता है, कैम्बियम और जो फ्लोएम वाला पोर्शन है उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। जाइलम को रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उस पोर्शन को रिमूव करने के बाद उसमें जो है रूटिंग हार्मोन को, जैसे आईबीए को, ये सब जो रूटिंग हार्मोन है उन्हें अप्लाई किया जाता है एंड देन ग्राफ्टिंग टेप से या पॉलिथीन बैग से उसे कवर किया जाता है। इसमें जो है मॉस का यूज किया जाता है ताकि मॉस जो है उसे प्रॉपर मॉइस्चर और जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड कर सके और उसमें जो रूटिंग है वो जल्दी से डेवलप हो सके। तो ये होती है लेयरिंग की प्रोसेस, ठीक है। और एयर लेयरिंग इसमें प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे मोस्ट कॉमन रूट स्टॉक की। जो मोस्ट कॉमन जो रूट स्टॉक हैं वो सिट्रस में जो यूज किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले है ट्राइफोलिएट। देखिए ट्राइफोलिएट जो रूट स्टॉक है ये ट्रिस्टजा वायरस जो होता है, ट्रिस्टजा वायरस जो बहुत ही हार्मफुल वायरस है और जो सिट्रस क्रॉप को बहुत ही अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है ये और मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है सिट्रस क्रॉप में, ठीक है। ट्रिस्टजा वायरस जो होता है वो एफिड से ट्रांसमिट होता है, एफिड के कारण एफिड से ट्रांसमिट होता है। और एक और जो है फाइटोप्थोरा के लिए ये जो है रेजिस्टेंट होता है ये रूट स्टॉक। देखिए फाइटोप्थोरा क्या है, फाइटोप्थोरा फूट रॉट और गमोसिस जिसे कहा जाता है वो है फाइटोप्थोरा। ट्राइफोलिएट जो रूट स्टॉक होता है फाइटोप्थोरा के लिए भी रेजिस्टेंट होता है और नीमाटोड के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जो है मोस्टली प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये जो तीनों जो डिजीज मैंने आप बताए और जो वायरस जो मैंने बताया वो बहुत ही हार्मफुल होता है सिट्रस क्रॉप के लिए। देखिए नेक्स्ट है रफ लेमन। रफ लेमन को भी जो है फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो रफ लेमन है ये भी टॉलरेट करता है ट्रिस्टजा वायरस को और सेलाइन और कैल्सियस सॉइल के लिए जो है ये टॉलरेटेबल होता है। देखिए रफ लेमन जो है ट्रिस्टजा वायरस के लिए रेजिस्टेंट होता है और जो है कैल्सियस सॉइल के लिए भी, ठीक है। कैल्सियस सॉइल और हैवी सॉइल के लिए जो है ये टॉलरेटेबल होता है, ठीक है, सलाइन और कैल्सियस सॉइल के लिए। देखिए रंजपुर लाइम की बात करें तो रंजपुर लाइम जो होता है वो हैवी सॉइल और डीप सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, हैवी सॉइल और डीप सॉइल के लिए, ठीक है। अगर करना खट्टा की बात करूं तो ये जो है नॉर्थ इंडिया में प्रेफर किया जाता है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही स्वीट ऑरेंज में भी जैसे मौसमी और सतकुड़ी हो गया तो ये भी जो है स्वीट ऑरेंज में जो है ये वाले रूट स्टॉक प्रेफर किए जाते हैं। पर मोस्ट कॉमन जो है ये रूट स्टॉक है ट्राइफोलिएट, रफ लेमन और रंजपुर लाइम। तो ये ही सारे रूट स्टॉक हैं वो प्रेफर किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे वैरायटीज की। तो वैरायटीज में सबसे पहले बात करते हैं मैंडरिन की। देखिए मैंडरिन की जो पहली वैरायटी है नागपुर मैंडरिन। देखिए नागपुर संतरा जिसे कहते हैं ये जो है वर्ल्ड की फाइनेस्ट वैरायटी है नागपुर मैंडरिन, ठीक है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब
और वेस्ट बंगाल और राजस्थान जैसे एरियाज में ग्रो की जाती है। और इंडिया में भी जो है ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, नागपुर संतरा जिसे बोलते हैं। ये जो है जनवरी फरवरी में ये मैच्योर होती है, जनवरी फरवरी में मैच्योर होती है। नेक्स्ट है खासी मैंडरिन। देखिए खासी मैंडरिन जो है वो कमर्शियल है, कमर्शियली ग्रो किया जाता है असम और मेघालय में। असम और मेघालय में इसे कमर्शियली ग्रो किया जाता है और इसमें जो है ये बहुत ही रिच होती है फ्लेवर में, ठीक है। नेक्स्ट है किन्नो मैंडरिन। देखिए किन्नो मैंडरिन जो है क्रॉस है किंग और विल्लो लीफ का, ठीक है। विल्लो लीफ मैंडरिन जो है उसका क्रॉस है और जो किंग वैरायटी है मैंडरिन की ये यूएसए की वैरायटी है और जो ये विल्लो लीफ मैंडरिन है ये भी यूएसए की वैरायटी है। तो इन दोनों का क्रॉस है किन्नो मैंडरिन जो 1915 में 1915 में जिसे डेवलप किया गया बाय एचबी फ्रॉस्ट। इसे जो है कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया, ठीक है। सिट्रस रिसर्च स्टेशन है वहां पे इसे एचबी फ्रॉस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो है ये जो होती है कोल्ड रेजिस्टेंट वैरायटी होती है किन्नो मैंडरिन। देखिए कूर्ग मैंडरिन की बात करें तो कूर्ग मैंडरिन जो है कर्नाटक या ये कहें साउथ की जो है मोस्ट प्रेफरेबल वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी है। साउथ के इंडिया में जो इसे प्रेफर किया जाता है वहां पे इसे ग्रो किया जाता है। विल्लो लीफ मैंडरिन यूएसए की है, विल्लो लीफ मैंडरिन यूएसए की वैरायटी है। देखिए दार्जिलिंग ऑरेंज की बात करें, दार्जिलिंग जो ऑरेंज है ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जो है कमर्शियली ग्रो किया जाता है, ठीक है। अबंडेंट इन जूस होता है और इसका जो कलर होता है येलोइश टू ऑरेंज, जब ये फुली राइप हो जाता है इसका कलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड लाइम की। देखिए जो एसिड लाइम की वैरायटी है परमालिनी वैरायटी है। देखिए जो परमालिनी वैरायटी है ये टॉलरेंट होती है कैंकर के लिए, ठीक है, और फेमस वैरायटी है सिट्रस की। विक्रम जो है ऑफ सीजन वैरायटी है, एसिड लाइम की जो है ऑफ सीजन वैरायटी है विक्रम। और चक्रधर जो है सीडलेस वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी ऑफ एसिड लाइम। साई सरबती, देखिए जो साई सरबती है वो टॉलरेंट टू ट्रेस्टजा वायरस होती है, ट्रेस्टजा वायरस के लिए टॉलरेंट होती है। कागजी लाइम की बात करें तो कागजी लाइम जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के जैसे एरियाज में ग्रो की जाती है और टेबल पर्पस वैरायटी है। टेबल पर्पस प्रोसेसिंग वैरायटी है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो है इसे यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए रंजपुर लाइम की बात करें, देखिए रंजपुर लाइम जो है ये मोस्ट प्रेफरेबल रूट स्टॉक इसका जो है यूज किया जाता है रंजपुर लाइम का। और तो ये थी सारी एसिड लाइम की वैरायटीज। देखिए इसमें स्वीट लाइम भी आता है जो पंजाब और तमिलनाडु जैसे एरियाज में ग्रो किया जाता है, स्वीट लाइम, ठीक है। तो ये सारी वैरायटी थी एसिड की, एसिड लाइम की। देखिए अब स्वीट ऑरेंज की बात करते हैं। देखिए स्वीट ऑरेंज में सबसे पहले आता है मौसम्बी, ठीक है। मौसम्बी जो है स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है, स्वीट ऑरेंज। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं माल्टा की। देखिए माल्टा जो है वो रिच इन फ्लेवर होता है, गुड फ्लेवर इसका होता है और नॉर्थ इंडिया में जो है इस वैरायटी को प्रेफर किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, पंजाब और हरियाणा जो रीजन है वहां पे इसे ग्रो किया जाता है। और देखिए हाई टीएसएस होता है माल्टा में, 30% जो है इसमें टीएसएस होता है माल्टा में, ठीक है। और देखिए अगर मौसमी की बात करें तो मौसमी जो है वो अर्ली वैरायटी, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है इसकी, ठीक है। वैसे ही सतगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में ग्रो की जाती है और जूस जो इसका होता है वो बहुत ही रिच फ्लेवर होता है सतगुड़ी का। वैसे ही जफा की बात करें तो जफा जो है वो मिड सीजन वैरायटी है, मिड सीजन वैरायटी है। और शौमती, देखिए शौमती जो है इसकी सीडलेस वैरायटी है, स्वीट ऑरेंज की सीडलेस वैरायटी है। हमलिन की बात करें तो हमलिन जो है इसकी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, ठीक है, अर्ली मैच्योर होने वाली वैरायटी है हमलिन। और वैसे पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल भी जो है वो जो है मिड सीजन वैरायटी है स्वीट ऑरेंज की। तो ये थी देखिए इसकी वैरायटीज और इनके स्पेसिफिकेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशंस को। देखिए इंटरकल्चर ऑपरेशन में जो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की जाती है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए सिट्रस में, और जो बुश अपीयरेंस है उसे हेल्दी रखने के लिए। देखिए हैवी बुश अपीयरेंस जो होता है वो फॉर्म करने के लिए और फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के। देखिए इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में क्या किया जाता है, जो प्लांट होता है
ठीक है। अप टू 45 सेंटीमीटर जो है उसकी सारी जो ब्रांचेस होती है उन्हें रिमूव कर देते हैं और 45 सेंटीमीटर से ऊपर जो होता है ब्रांचेस उनको डेवलप करने दिया जाता है, ठीक है, जो एक बहुत ही जो है हेल्दी कैनोपी को फॉर्म करते हैं। तो ये सारे जो ये मेथड है प्रूनिंग ट्रेनिंग में सिट्रस में अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक रिच बुश अपीयरेंस जो है वो जो है ट्रेनिंग से फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो है मेथड जो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में अडॉप्ट किए जाते हैं सिट्रस में। देखिए सिट्रस में जो है बेयरिंग जब होती है तो स्टेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बैम्बू का जो है सपोर्ट दिया जाता है प्लांट को ताकि जो प्लांट है वो टूट ना जाए, झुक ना जाए, उसका जो ब्रांचेस हैं वो टूट ना जाए जिनमें बेयरिंग हो रखी है। तो ये किया जाता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में। देखिए अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग की। देखिए बहार ट्रीटमेंट, देखिए सिट्रस में क्या होता है कि जो करते हैं ट्री को फोर्स किया जाता है फ्लावरिंग के लिए बाय स्टॉपिंग द वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है और फ्लावर को जो है फोर्स किया जाता है, प्लांट को फोर्स किया जाता है टू फ्लावर। देखिए क्या होता है लो टेम्परेचर के कारण जो है सेंट्रल इंडिया में या और भी जो रीजन्स होते हैं वहां पे जो है लो टेम्परेचर के कारण जो ट्री होता है वो फ्लावर डेवलप नहीं कर पाता है, फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, तो उसे फोर्स किया जाता है। देखिए जब फरवरी मार्च जो अम्बे बहार का टाइम होता है उस टाइम पे प्लांट की जो वाटर सप्लाई होता है उसको 40 to 60 डेज के लिए जो है रोक दिया जाता है वाटर सप्लाई को। जब तक जो प्लांट है वो टेम्पररी विल्टिंग जो है शो नहीं करता है प्लांट, तब तक उसके वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है ताकि जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करे, उसे फोर्स किया जाता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही मृग बहार के टाइम पे देखिए जुलाई के टाइम पे क्या है 40 to 50 डेज के लिए जो है वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है, ठीक है। अंटिल 25% जो है प्लांट की 25% जो लीफ है वो शेड ना हो जाए तब तक जो है प्लांट को वाटर सप्लाई नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये सब किया जाता है ताकि जो प्लांट है वो जो फ्लावरिंग कर सके, फ्लावरिंग के लिए फोर्स हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग में। देखिए ग्रोथ रेगुलेटर का भी यूज किया जाता है। देखिए ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया जाता है फ्रूट सेट डेवलपमेंट के लिए। देखिए फ्रूट सेट डेवलपमेंट के लिए जो किया जाता है फ्रूट सेट इंक्रीज रहे 2,4-D को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। ये जो 2,4-D है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्प्रे किया जाता है ताकि जो फ्रूट सेट है वो अच्छा हो सके प्लांट में। और फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए, फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए जो है 2,4-D या नेफ्थोल एसिटिक एसिड जो 30 ppm इनको स्प्रे किया जाता है, ठीक है। आफ्टर फ्रूट सेट मार्वल स्टेज में जब जो फ्रूट होता है उस टाइम पे इसे स्प्रे किया जाता है। तो ये है ग्रोथ रेगुलेटर जो यूज किए जाते हैं सिट्रस में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, करेंगे हार्वेस्टिंग की। देखिए अगर मैं मैंडरिन की बात करूं, मैंडरिन या स्वीट ऑरेंज की बात करूं तो ये जो है 240 to 280 डेज में जो है ये प्रिपेयर होते हैं मैच्योरिटी के लिए। मैच्योरिटी स्टेज में जो है ये पहुंचते हैं 240 to 280 डेज में और 5th ईयर से ये बेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 75% में इसे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। 75% जब है जो फ्रूट का जो है कलर चेंज होने लगता है तब इसे हार्वेस्ट किया जाता है। अगर मैं लाइम की बात करूं तो लाइम में जो है 3rd ईयर से जो है ये बेयरिंग करना स्टार्ट करता है और टाइम लेता है 150 to 160 डेज का मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और इसे हार्वेस्ट किया जाता है जब जो है जो इसका कलर है डार्क ग्रीन कलर से जो है येलोइश ग्रीन कलर इसका होने लगता है, तब इसे हार्वेस्ट किया जाता है। और अगर इसकी ईल्ड की बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये 50 टन नहीं 15 to 20 टन, ठीक है। 15 से 20 टन जो है इसकी एवरेज ईल्ड होती है सिट्रस की, ठीक है। कहीं पे आप देखेंगे 25 टन पर हेक्टेयर होगा, पर ये जो है ये एवरेज है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एवरेज ईल्ड है, बाकी जो ईल्ड है वो क्रॉप टू क्रॉप वैरायटी टू वैरायटी वेरी करती है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करूं, सिट्रस की जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो होती है 15 से 25 ईयर, 15 to 25 ईयर जो इसकी है इकोनॉमिक ईल्ड इसकी होती है, इकोनॉमिक लाइफ इसकी होती है सिट्रस की। चलिए देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में स्टोरेज जो है, देखिए मैंडरिन को जो है 5 to 7 डिग्री सेल्सियस में जो है 4 to 8 वीक्स के लिए रखा जाता है। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं उनका जो स्टोरेज टाइम होता है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का जो स्टोरेज टाइम होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का जो स्टोरेज टाइम है वो ज्यादा होता है। तो देखिए इसे 4 to 8 वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है,
ठीक है। स्वीट लाइम को 7 to 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है 4-8 वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है। देखिए लाइम की बात करें और लेमन की बात करें तो 6 to 8 वीक्स के लिए इसे रखा जा सकता है 9 to 10 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए लाइम का कहीं पे आपको 10 to 12 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी 5 to 12 डिग्री सेल्सियस की रेंज है। इस रेंज के अंदर जो है डिफरेंट जो सिट्रस फ्रूट हैं उनको स्टोर किया जाता है फॉर 4 to 8 वीक्स या 6 to 8 वीक्स के लिए, ठीक है। इसमें जो है बेविस्टिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है स्टोरेज में। 1000 ppm जो है बेविस्टिन का जो है ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो ये क्या करता है, शेल्फ लाइफ को, जो सिट्रस की शेल्फ लाइफ है 25 to 26 डेज के लिए जो है उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड हो जाती है 25 to 26 डेज के लिए, जो कि क्या होता है स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है। तो बेविस्टिन जो इसमें यूज होता है स्टोरेज में। तो देखिए हियर द टॉपिक एंड्स, यहाँ पे जो सिट्रस है हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जल्द डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो तब तक आप जो है सिट्रस को अच्छे से पढ़िए। देखिए आज का थॉट है स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे देखिए ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो जो है वो थॉट जो है उसे एलिमिनेट किए। सबसे पहले बिलीव योरसेल्फ, फेथ इन योरसेल्फ। देखिए जो फेथ होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ और वर्क हार्ड। देखिए जब आप अपने पे विश्वास करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल वर्क हार्ड एंड देन फाइनली यू विल बी सक्सीडिंग। तो चीजों को जो है के लिए जो है सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो है अपने आप पे विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। तो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप जो है सिट्रस को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।